नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कम ही ऐसे चेहरे हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता हो। महंत आदित्यनाथ उनमें से एक हैं, इसीलिए प्रचार में सबसे ज्यादा उनकी जरूरत महसूस की जा रही है। लगभग 135 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक वो प्रचार कर चुके हैं। हालांकि चुनाव अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में क्या है महंत आदित्यनाथ का आकलन, किस तरह की राजनीति इन पूरे चुनाव के दौरान की है, इस पर बात करने के लिए खुद महंत जी हमारे साथ है। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या महंत आदित्यनाथ का रोल सिर्फ इतना है कि वो स्पीचेस दें? बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाजनकारी राजनीति उसमें आ जाती है। तो क्या बीजेपी जानबूझकर आपका इस्तेमाल डिवाइड एंड रूल की लिए कर रही है? देखिए, हम लोग डिवाइड एंड रूल में विश्वास नहीं करते। 2014 के पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री पद के हमारे जो नेता थे श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। हम उसी पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें जनता को इस बात का एहसास तो कराना होगा, जागरूकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने आपके साथ भेदभाव किया है, जिन्होंने सांप्रदायिक आधार पर अपनी नीतियां बनाई हैं, उन लोगों को पहचानिए। आपकी जितनी भी स्पीचेस है उसमें कई सारी बातें हैं, जैसे कब्रिस्तान वर्सेस शमशान घाट। आपकी राजनीति में बात आ गई लव जिहाद की। आपने एक बाई इलेक्शन में पूरे में अपनी हिंदू वाहिनी के जरिए लव जिहाद के खिलाफ एक आंदोलन छोड़ा। क्या आपको लगता है कि वाकई ये असली मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर शहर के? मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, देश की बात करूंगा। देखिए, हम लोगों ने कब्रिस्तान और शमशान घाट का मुद्दा हम लोगों ने नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं बनी, जनता को बिजली नहीं मिली, स्वच्छ पेयजल जनता को नहीं मिल पाया, चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं थे, दवा भी नहीं थी, स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, नौजवान बेरोजगार था, किसान बदहाल था। इनके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं था, इनकी कोई नीति नहीं थी, इनकी कोई योजना नहीं थी। विकास का पैसा या तो बंदर बांट हुआ है या सफाई गया है, जो बचा था उसको कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए दे दिया। प्राथमिकता क्या है सरकार की? पहले आप देते, पहले जनता की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते, उसके बाद आप इन कार्यों के लिए भी देते, हमें आपत्ति नहीं होती। लेकिन इन्होंने हर कार्य में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया है। मैं बाराबंकी में गया, वहां आम पब्लिक के मुंह से एक शब्द सुनने को मिले कि साहब, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महदेवा में 4 घंटे भी नहीं मिलती। लोकतांत्रिक सरकार को इस प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन ये शर्मनाक है। आप जिन शब्दों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों का विकास हुआ है, हिंदुओं का नहीं, यही तो सांप्रदायिक या यही तो विभाजन की राजनीति है। विभाजन की राजनीति हिंदू हम नहीं को कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान को मुसलमान कह दो और हिंदू का वोट बीजेपी के पीछे। देखिए, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये कुकर्म किए हैं, उसने बांटा इस आधार पर। मैं आपको बताऊं, इस सरकार ने बिजली चेकिंग की व्यवस्था कराई। हम लोग कहा ठीक है, स्वागत है। एक बैठक में मैं भी था, जिलाधिकारी भी थे, सभी लोग थे। इन लोगों ने मुहिम चलाई। ठीक हिंदू मोहल्ले से शुरू हुआ, एक टीम जाती थी 20-25 लोगों की, विद्युत विभाग के अधिकारी होते थे, विजिलेंस के अधिकारी होते थे, प्रशासन होता था, पुलिस होती थी, घर घर में नॉक करते थे, मीटर चेक करते थे, उसके बाद वहां पर उनकी कार्रवाई प्रारंभ होती थी। वही जब वह चेकिंग वहां तक होती थी जहां तक हिंदू मोहल्ला है। मुस्लिम मोहल्ला आते ही वे लोग कहते थे कि साहब, माइक से कि आप जिनको भी चेकिंग कराना है, आप इस चौराहे पर टेबल हम लगा रहे हैं, आप यहां पे आके अपना बिल चेकिंग करवा दें। इस पर मैंने आपत्ति की। आपने सावन के महीने में शिव भक्तों के कांवड़ जाते हैं, आपने कहा डीजे नहीं बजेगा, हमने कहा मत बजाने दीजिए। हम लोग सबको काम ने कहा भाई उसको रोको। उसके बाद यही स्थिति नवरात्र में आई, शारदीय नवरात्र में कहा दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन के लिए जाएंगे, उसमें हम माइक और डीजे नहीं बजाने देंगे। लेकिन ऐसा संजोग पड़ा कि मुहर्रम और
शारदीय नवरात्र एक साथ पड़ गए। मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजते थे, अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता था, दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन या उनके पंडालों में, इन सबको इन्होंने प्रतिबंधित ही नहीं किया, सख्ती की, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। ये सांप्रदायिक विभाजन मैं नहीं कर रहा हूं, इस सरकार की कृत्य इस सांप्रदायिक विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। और उन मुद्दों को आज अगर चुनाव में हम लोग नहीं रखेंगे तो जनता की पीड़ा को मलहम लगाएगा कौन? नहीं, सवाल ये उठता है कि फिर सबका साथ सबका विकास की बात ही क्यों हो? जब आप ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक पक्ष का विकास हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है, तो आप उसी बात की तरफ जा रहे हैं। इसमें सबका साथ सबका विकास नहीं है। हमें जहां मौका मिला हमने किया, हमने सबका साथ सबके विकास को बोला ही नहीं, उस प्रकार के कार्यों को करके दिखाया भी। आप देखिए केंद्र में मोदी सरकार की कार्यपद्धति को, 2.5 वर्ष में जितनी योजनाएं चली, किसी जाति को या किसी मजहब को ध्यान में रख करके नहीं बनाई। हमने कहा हम विकास सबका करेंगे, योजनाएं सबके लिए बनाएंगे, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। इस्लामिक बैंक लाने की बात चल रही है। अब देखिए, नहीं हो ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामिक बैंक लाने की बात कर रही है। इस्लामिक बैंक नहीं है, हम ऐसे बैंक की परिकल्पना कर रहे हैं जो कम ब्याज पर या बिना ब्याज के ऋण दे सके। वो इस्लामिक बैंक आप उसको मत बोलिए। नहीं, वो तो उसी तरह से जिस तरह सऊदी अरबिया में इस्लामिक बैंक, मैंने कहा ना, वो इस्लामिक नहीं, मुसलमान किसानों बैंक में पैसा नहीं रखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए उनके शरिया के कानून के मुताबिक एक बैंक बन जाए, यही परिकल्पना है। नहीं, हम इस्लामिक बैंक नहीं बनने देंगे। आप विश्वास करिए, इस्लामिक बैंक नहीं बनेंगे। हाँ, किसानों को बिना ब्याज का कर्जा जरूर देंगे, और ये करने जा रहे हैं, ये होने जा रहा है। स्वामी जी, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पहले राउंड में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मामला थोड़ा सा उसके हाथ से गड़बड़ा रहा है, तब स्पेशली आपको चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया, आपकी लंबी बैठक हुई बीजेपी हाईकमान के साथ, और तब ये कहा गया कि हमको अब इस कार्ड को भी खेलना है जिन मुद्दों को आपने उठाया कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है धर्म के आधार पर, और आपने भलीभूति उस कार्ड को उछाला। तो पहले आपको लगा था इस कार्ड को उछालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें लौ जिहाद से लेकर बाकी चीजें फेल हो गई थी, लेकिन और आप इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। देखिए, उपचुनाव में मैं 6 स्थानों पर गया था जी, उसमें से 3 पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। लेकिन उपचुनाव में इस बात को हमें सोचना देखना पड़ेगा कि उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष का होता है, चुनाव आयोग बहुत प्रभावी नहीं होता है। लेकिन ये मुद्दे यूपी के हैं, और ये कहना गलत है कि मैं स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से गया था। मुझे तो कई बार मुझे जाना पड़ा, और बातचीत हम लोगों की जो भी रही है वो केवल इलेक्शन को ध्यान में रख करके रही है, कैंडिडेट्स को ध्यान में रखने के लिए रही है, पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर के रही है। मैं मानता हूं पहले राउंड के चुनाव में हम लोग, पहले चुनाव एकदम बैठ सा गया था, और पूरे यूपी में नहीं लग रहा था कि कोई विधानसभा के इलेक्शन हो से रहे हैं। उसके बाद आपने जान डाल दिया? नहीं, मैंने जान नहीं डाली है। 29 जनवरी से मैं सक्रिय रूप से कैंपेन में भाग लेना शुरू किया। पश्चिम में जब मैं पहली सभा में गया तो मुझे पब्लिक से एक बात सुनने को मिली, कहा साहब जो मामला, जो समस्या कैराना की है, जो समस्या कंधला की है, जो गाजियाबाद की वाल्मीकि बस्ती की है, जो मुरादाबाद की वाल्मीकि बस्तियों की समस्याएं हैं, वही समस्या बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों में, मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। तो मैंने कहा भी ये केवल लॉ एंड ऑर्डर का समस्या नहीं हो सकती, हम लोग क्या, आपको दिखाई नहीं देता है कि हम एक भविष्य का कश्मीर दे रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को? मीडिया ने उसको महत्व दे दिया कि मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश की तुलना कश्मीर से कर दी। मैंने कश्मीर से तुलना नहीं की, मैंने कहा ये फ्यूचर का कश्मीर हो सकता है अगर समय रहते इसको संभाला नहीं गया तो। बात तो बराबर ही हो गई ना भाई, बात तो बराबर हो गई। आप कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, एक कश्मीर और एक फ्यूचर का कश्मीर, दोनों में अंतर है। कश्मीर, अगर मैं अतीत के कश्मीर की बात करता हूं तो अतीत का कश्मीर तो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, देश का स्वर्ग था। लेकिन आज का कश्मीर क्या है? देश का नरक बना हुआ है। इस देश के विभाजनकारी राजनीति उसके लिए जिम्मेदार है, इस देश की जातिवादी राजनीति, इस देश की तुष्टीकरण की राजनीति उसके लिए जिम्मेदार है, और उससे बचाना होगा यूपी को।
इसलिए मैंने यही अपील वहां लोगों से की। लेकिन कश्मीर में अगर ये हालात हैं तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि कश्मीर को एडमिनिस्टर केंद्र भी करता है, राज्य भी करते हैं, जहां पीडीपी के साथ आपका गठबंधन है। आज तक कभी भी कश्मीर की 19 जनवरी 1990 की घटना को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। दुर्भाग्य है कि वोट बैंक की राजनीति से जोड़ करके सारी घटनाओं को देखा जा रहा है। इसको बंद किया जाना चाहिए। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने दोनों मुद्दों को लिए हैं, दोनों क्या उन सभी मुद्दों को हम लोगों ने लिया है। किसानों के मुद्दों को लिया है, बालिकाओं की छेड़खानी को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात कही है, सांप्रदायिक हिंसा के प्रति संवेदनशील क्षेत्र जहां से पलायन की घटनाएं ज्यादा हुई हैं, वहां पर सांप्रदायिक हिंसा से पलायन के कारण होने वाले पलायन को रोकने के लिए भी डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति और जिलाधिकारियों की जवाबदेही, ये भी हम लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्थान इसको बराबर दिया है। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता है, वो सिर्फ उनका एक एजेंडा है, महन जी को रोक लो, महन जी को रोक लो, महन जी दंगे करा देंगे। ये क्या आपके ऊपर जानबूझकर चस्पा करने की कोशिश की जाती है? क्योंकि इस मंदिर के सराउंडिंग में देखा जाए तो हिंदू मुसलमान जिस हिसाब से रहते हैं उस हिसाब से शायद ही कहीं रहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे मंदिर के चारों ओर 2/3 मुस्लिम आबादी है, 1/3 केवल हिंदू आबादी है, और मुझे लगता है यहाँ हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ का मुसलमान मुझसे डरता नहीं है, मुझसे बातचीत कर लेता है, मेरे सामने अपनी समस्या को लेकर आ सकता है, मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश की सरकार को इस प्रकार की सौहार्दपूर्ण स्थिति पूरे प्रदेश में बनानी चाहिए थी। आखिर कैराना क्यों हो गया? यहां तो मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले होने के बावजूद कोई पलायन नहीं कर सकता, लेकिन कैराना में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, कांधाला में पलायन करना पड़ा। सरकार का निकम्मापन है ये, सरकार की विफलता है ये, और उत्तर प्रदेश की सपा और बसपा दोनों सरकारों को अपने इस निकम्मेपन को, अपनी इस विफलता को स्वीकार करना होगा। अगले मुद्दे की तरफ आते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट कैचिंग मशीन बना दिया है कि योगी जी जाएंगे, महन जी जाएंगे, जहां पे जाएंगे बढ़िया भाषण देंगे, वोट मिलेंगे। लेकिन असल में पार्टी ने आपको अपना ड्यू कभी नहीं दिया। इतनी लंबी पॉलिटिक्स के बाद न तो केंद्र में आपको मंत्री बनाया, और इस बार लंबी चर्चा थी कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। क्या आपको लगता है कि पार्टी की आपके प्रति नाइंसाफी है? क्योंकि आपके समर्थकों का बड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश का बड़ा वर्ग मानता है इस बात को। देखिए, मैं राजनीति में किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूं। राजनीति मेरे लिए सेवा का एक साधन है। जिस विचारधारा को सांप्रदायिक कह करके हमेशा अछूत बना दिया गया था, उस विचारधारा को मजबूती के साथ रखने, और वह सांप्रदायिक नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीयता की पर्याय है, इस बात को ध्यान में रख करके मैं राजनीति में आया हूं, या मेरे पूर्वज, मेरी परंपरा उस राजनीति में आई थी। न मेरे पास कुछ पाने की लालसा है, न मेरे पास कुछ खोने के लिए है। नहीं, बीजेपी के पास तो पाने और खोने के लिए सब कुछ है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बीजेपी के लिए बोल रहा हूं। मैंने कहा ना, इसलिए न मैंने किसी पद के लिए कभी आवेदन किया है, न कभी कोई मेरी लालसा रही है। आपको नहीं लगता कि आप चीफ मिनिस्टर का पद डिजर्व करते हैं? और खासकर ऐसे माहौल में जब गठबंधन में क्लियर दिख रहा है कि अखिलेश उनके लीडर है, और बीएसपी में क्लियर दिख रहा है कि मायावती उनकी लीडर है। लोग अपेक्षा कर रहे थे बीजेपी से कि वो भी अपने एक चेहरे को लेकर सामने आए, जिसको पूरा देश जानता हो। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को हटा दिया जाए तो कोई चेहरा बचेगा? बहुजन समाजवादी पार्टी से मायावती जी के चेहरे को हटा दिया जाए तो कोई चेहरा बचेगा? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, बड़े नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छा नेताओं का एक जमावड़ा बीजेपी में है। कोई भी उस पद का दावेदार बन सकता है। कोई भी उस पद का दावेदार बन सकता है, लेकिन आपके कई समर्थक हैं जिन्होंने ये मांग की, और मुझे लगता है मांग करना गलत नहीं है। एक सुनील सिंह है, हिंदू वाहिनी के, जो बागी हो गए, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं 2 साल तक बीजेपी दफ्तर की दोने पत्तल साफ करूंगा अगर योगी जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। ये कोई मायने नहीं रखता। हर व्यक्ति की अपनी भावना, 22 करोड़ पब्लिक की अपनी भावनाएं होंगी। भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति के कहने पर नहीं चलेगी। लेकिन आपको नहीं लगता अगर चेहरा डिक्लेयर किया जाता, या जिस तरह से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा डिक्लेयर किया गया, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और उसका एक व्यापक असर, जन असर देखने को मिला,
अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में भी होता तो बेहतर होता। क्या ये रणनीति जो महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनाई गई, क्या ये रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए भी चाहिए जो इतना पॉलिटिकल राज्य है? देखिए, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह हर चीजें हो सकती हैं। 2014 के पहले हमारे पास एक चेहरे की आवश्यकता थी, और केवल चेहरा देने से काम नहीं चलेगा। जिनकी कार्य पद्धति को लोगों ने देख करके और जिन्होंने अपने आप को साबित भी किया, लगातार 12 वर्षों तक गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात जैसे राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना, प्रथम स्थानों पर स्थापित करने की जो उनकी कार्य पद्धति थी, तमाम विरोधी हमलों के बावजूद बिना विचलित हुए, बिना धैर्य खोए, जिस मजबूती के साथ मोदी जी ने किया था, वह चेहरा पूरे देश में सर्वमान्य चेहरा बना और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सफलता के पीछे कारण बना। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हालात नहीं थे। उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग थी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है अच्छा किया है, और आगे भी जो होगा अच्छा होगा। लोग कह रहे हैं कि हिंदू वाहिनी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था अब महंत जी के हाथ से निकल गया है और वो लोग बागी हो गए हैं और गोरखपुर की सीटों पर असर डाल सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं। 2 लोगों के अलावा एक भी नहीं जाएगा। हमारे पास हर जिले में हजारों की संख्या में नौजवान हैं। वे आज भी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में अपना योगदान देंगे। मान जी, आपने बताया कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर साथ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप पर दंगा भड़काने का आरोप पूरे प्रदेश में लगता रहता है। अगर अखिलेश यादव किसी एक व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा लेते होंगे इस सिलसिले में, वो आपका नाम है और 2007 में आपको गिरफ्तार भी किया गया इस बिना पर। तो क्या वो महज राजनीति थी या उसके पीछे कुछ और था? अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए मुजफ्फरनगर का दंगा किसने कराया, हर व्यक्ति जानता है। बरेली के दंगे कौन करवाया है, बदायूं के दंगे कौन करवाया, कानपुर के दंगे कौन करवाया, या लखनऊ में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे दंगे कौन करवाया। इन सभी दंगों के पीछे समाजवादी पार्टी के लोग थे। दंगाइयों को छुड़वाने में समाजवादी पार्टी की सरकार और उनके मंत्रियों का योगदान था, और उसके बाद उन घोषित दंगाइयों को स्टेट प्लेन से बुला करके प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित करते हैं। आदरणीय महंत अवैधनाथ जी का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले तस्वीर आती है राम मंदिर की। 2 बार केंद्र में बीजेपी की सरकार रह गई, कई बार राज्य में रह गई, लेकिन राम मंदिर एक सपना है। और अब कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं? कांग्रेस वाले बोलते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, राम मंदिर में जो होना है हुआ है, आगे केवल मंदिर निर्माण होना है। 30 सितंबर 2010 को न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं गए। देखिए, हम उस लड़ाई को जीत चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो चाहते थे कि जहां रामलला विराजमान है वह राम जन्मभूमि है, और तीनों न्यायाधीशों ने यही बात कही है। तो ठीक बात है, बाद में अलग अलग उसके लिए उन्होंने अलग अलग बात कही है, लेकिन ये तीनों का निर्विवाद है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। हमारा मेन मुद्दा यही था कि वो राम जन्मभूमि है। हम उस मुद्दे को न्यायालय से एक प्रकार से जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। देखिए, देर सवेरे मामला स्टेट गवर्नमेंट पे आना है। आप याद करिए 1986 में, नहीं, उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना। मैंने कहा ना, उसके लिए क्यों ना केंद्र सरकार जाए सुप्रीम कोर्ट से। आप लोगों का ही प्रस्ताव था डे टू डे हियरिंग हो और ये मामला निपट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देर सवेरे मामला स्टेट गवर्नमेंट पर आना है। हमें कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में नहीं होगी, अनुकूल सरकार नहीं होगी, तो चाहते हुए भी हम उस समस्या का समाधान नहीं कर नहीं है। तो फिर आप वोट मांगने वाली बात, वोट मांगने वाली बात मैंने कहा ना। ये तो आप कह रहे हैं कि हमको फिर जिताओ और उसके बाद ऐसा नहीं। लोग तो ये लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं अंतिम बार देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा मैं नहीं, मेरे गुरुजी नहीं, मेरे दादा गुरुजी भी रहे। दादा गुरुजी और 1949 सबसे बड़ी, उनके सबसे बड़ा। 1949 में राम जन्मभूमि में अगर रामलला विराजमान रह सके हैं तत्कालीन सरकार के विरोध के बावजूद, तो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के कारण, क्योंकि वो स्वयं वहां गए थे, अयोध्या के संतों के साथ एक बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था। तो 1949 से जो पीठ इस अभियान के साथ जुड़ी हो, स्वाभाविक रूप से हमारे लिए तो एक भावनात्मक मुद्दा है और देश की
बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला मुद्दा इसीलिए है। मैं आपसे सवाल पूछ इसलिए मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि जिस जगह, जिस पावन जगह पर हम बैठे हैं, हाँ, उसका इस राम जन्मभूमि आंदोलन से रिश्ता दशकों का है ना, दशकों का है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि हमने इसीलिए कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित ही हम इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि एक अनुकूल सरकार होगी। जो समस्याएं उसके मार्ग की होंगी उनका समाधान का रास्ता निकालेगी। कोर्ट कह देगी तो कोई भी राज्य सरकार, कोर्ट कह देगी तो कोई भी राज्य सरकार को करना पड़ेगा, उसमें दिक्कत ही क्या है? ऐसा नहीं, असली मामला तो कोर्ट में फंसा हुआ है। मुझे एक बात बताइए कि अगर प्रदेश में दुर्भाग्य से सपा या बसपा की सरकार होगी और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर कोर्ट कोई राय मांगेगी, क्या इनसे किसी पॉजिटिव राय की उम्मीद करते हैं आप? नहीं, आप देखिए ना, जब 30 सितंबर 2010 को फैसला आया था तब बीएसपी की सरकार थी और बीएसपी की सरकार भी मैं कह रहा हूं ना, उस जजमेंट के आगे नतमस्तक थी। मैं क्या कह रहा हूं, कोर्ट देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं क्या दुर्गति है। कोर्ट के फैसले को भी वहां की सरकार लागू नहीं कर पाती है। राज्य सरकारों की स्थिति बहुत सारी जगह कितनी नकारात्मक है, मुझे लगता है सपा बसपा उस नकारात्मकता की प्रतीक है यूपी में। आपको इस बात से दुख नहीं होता कि बीजेपी के नेता तो अब 7 आरसीआर में बैठे हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आवासों में बैठे हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में चलते हैं, हमारे पूजनीय रामलला एक टेंट के नीचे बैठे हुए हैं? नहीं, हमारे लिए यह कष्टकारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान राम ने 14 वर्षों तक वनवास में भी बिताए। तो आप फिर से क्यों भेज रहे हैं? आप लोग क्यों भेज रहे हैं? भेज नहीं रहे हैं हम। भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए संकल्पित है और भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो, ये जन भावनाएं कहती हैं। लेकिन भगवान राम का मंदिर एक सामान्य मंदिर नहीं होगा, वो राष्ट्र मंदिर होगा, जहां पर भारत की प्रत्येक नागरिक गर्व के साथ जा करके और इस देश की एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में उस मंदिर के प्रति नतमस्तक हो सके। क्या आपको इस बात का अफसोस है कि आप लोगों का जो संकल्प था राम मंदिर बनाने का, भव्य राम मंदिर, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया? देखिए, मामला न्यायालय में है, बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, भगवान राम की कृपा होगी, अवश्य इस समस्या का समाधान निकलेगा। राम ही सब कुछ पार कराता है, लेकिन आप बताइए कि क्या महन जी इन चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करवाने में फाइनली कामयाब हो गए? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है वह आम जनता से जुड़ी हुई बातों को कहा है। मैंने तो पश्चिम में ये भी देखा है कि बहुत सारे मस्जिदों में बैठकें हुई हैं, उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाओं से कि इनको वोट पोल मत करने दो। मैं माथा पकड़ लिया उन लोगों की इस हरकत पर। आश्चर्य होता है कि मुस्लिम महिलाओं को वोट पोल करने से रोका गया, कुछ मौलानाओं के द्वारा, कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा। यानी अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है कि समाज की हर माता बहन को सम्मान होना चाहिए, उसके सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।